जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 27 चलेगा। और साथियों, अगर आपका पीछे का प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। और आज का जो प्रैक्टिस सेट यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, इसमें आपका हिंदी व्याकरण भी शामिल होगा। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है और बिल्कुल इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाएगा। तो इसका आंसर है निशाचर। ठीक है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? चलिए बताइए तो फटाफट से, 2 के लिए आंसर, गुस्से का समानार्थी नहीं बताना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम क्रोध की बात करें तो क्रोध बोले या फिर गुस्सा बोले एक ही बात है। तो गुस्सा क्रोध एक ही जैसा लग रहा है सुनने में, तो ये समानार्थी है। उसी प्रकार रोष की बात करें, रोष गुस्सा क्रोध ये एक ही है। और यहाँ पे अमरस की बात करें, ये भी आपका एक ही है। जबकि अपकर्ष की बात करें, इसका मतलब होता है शांत। तो यहाँ पर बताना था आपको कि गुस्सा का समानार्थी कौन नहीं है। तो ये तो आपका समानार्थी है, ये भी है, ये भी है। जबकि अपकर्ष क्या है? गुस्सा का उल्टा है, यानी कि शांत। तो आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि यहाँ पर आहट, आहट ये क्या है? एक शब्द स्त्रीलिंग है। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा की बात करें, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। तो जिस शब्द के अंत में ता मिले वो आपका भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे कि ता की बात करें, शत्रुता, लिख लीजिए आप लोग, शत्रुता, मानवता, मानवता, मित्रता, ये क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है। साथ में आपको ध्यान रखना है, ता हो गया, और अगर किसी शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा मिले तो ये भी आपका भाववाचक होता है। जैसे कि भलाई, महंगाई। ठीक है, अगर लास्ट में पा मिल जाए, ये भी आपका क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। पन मिल जाए, जैसे बचपन, ये भी भाववाचक संज्ञा है। पना मिल जाए, बचपना, ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो ये जो है भाववाचक संज्ञा पहचानने का तरीका है। अब यहाँ पे देखिए, जिनको कोर्स के बारे में जानकारी नहीं है तो ये देखिए, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप बिहार पुलिस का जो न्यू कोर्स है इसके बारे में जानकारी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है, तो आप लोग भी देर मत कीजिए, फटाफट से कोर्स को परचेज कीजिए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है, ये नंबर मैसेज कर सकते हैं इस पर। चलिए क्वेश्चन 4, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? इसका आंसर है मैगलेन। मैगलेन ने विश्व का चक्कर सबसे पहले लगाया था। वास्को डिगामा की बात करें, ये 1498 ईस्वी में भारत आया था, ये तो आप सभी जानते हैं। और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था वास्को डिगामा। क्वेश्चन 5, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो साथियों, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा चुपचाप दुख सह लेना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? पर्यायवाची से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो निंदा का पर्यायवाची आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बुराई की बात करें तो निंदा का उल्टा बुराई होता है। फटकार, ये भी उल्टा होता है। भर्त्सना करना, ये भी उल्टा होता है। तो यहाँ पे निंदा का पर्यायवाची बताना, सॉरी यहाँ पे क्या पूछा गया है? निंदा का पर्यायवाची कौन सा है?
तो बुराई ये भी पर्यायवाची है, फटकार ये भी पर्यायवाची है, भर्त्सना ये भी पर्यायवाची है। जबकि स्तुति की बात करें तो निंदा का ये अपोजिट है। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है। इसको आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, नहीं है। तो ये आपका जो स्तुति है ये निंदा का पर्यायवाची नहीं है, ये निंदा का विलोम है, यानी विपरीतार्थक है। ठीक है, बाकी ये तीनों पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा एरर था। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो कर्कश की बात करें मधुर, ये बिल्कुल सही है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य ये भी सही है। रिजु का वक्र ये भी सही है। ऐहिक का लौकिक ये गलत है। यहाँ पर ऐहिक का लौकिक नहीं होगा, ऐहिक का परलौकिक होता है, परलौकिक। ठीक है, धीरे धीरे जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा कि किसका उल्टा होता है। तो ऐहिक का यहाँ पे परलौकिक होगा। तो डी वाला ऑप्शन जो है ये अशुद्ध विलोम है, बाकी ये तीनों शुद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो वर्णन के बाहर है वर्णांतित बिल्कुल सही है। जो देखा नहीं जा सकता है अदृश्य। जो आमिष नहीं खाता है सामिष ये गलत है। आमिष का मतलब होता है मीट, और जो मीट नहीं खाता है उसको बोला जाता है निरामिष। क्या बोला जाता है, निरामिष। सामिष नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है निरामिष। जो मीट नहीं खाता है उसको बोला जाता है निरामिष। तो ये वाला सुमेलित आपका नहीं है। बाकी जो पहरा देता है प्रहरी ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए हिंदी व्याकरण का ये लास्ट क्वेश्चन है। कहानी का प्लॉट, कहानी की मुख्य नायिका का क्या नाम है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है हिंदी का। तो आपने पढ़ा होगा कहानी का प्लॉट, ठीक है, 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा। कहानी का प्लॉट जो है ये कहानी की मुख्य नायिका का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 9 के लिए, भागजोगनी। कहानी का प्लॉट जो है इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा शिव पूजन सहाय, और इसमें मुख्य नायिका है भगजोगनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। चलिए इसको आइए बढ़िया से समझते हैं प्रत्यक्ष कर के बारे में। देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मनोरंजन, मनोरंजन कर। अब मनोरंजन में क्या आ सकता है, सिनेमा हॉल। मान लीजिए आप सिनेमा हॉल गए और आपने मूवी देखा, तो सिनेमा हॉल में जो आपने टिकट लिया, तो टिकट में जो आपने पैसा दिया वो किसको दिया, टिकट काउंटर में दिया, यानी जो आपका सिनेमा हॉल का मालिक है उसको आपने पे किया। आपने डायरेक्ट सरकार को पैसा नहीं दिया है, यानी डायरेक्ट सरकार को टैक्स नहीं दिया है। आपने जो पैसा दिया सिनेमा हॉल के मालिक को, तो वहीं से टैक्स आपका लगा, यानी आपने डायरेक्ट सरकार को टैक्स नहीं दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष कर में आपका मनोरंजन कर आ गया। उत्पाद कर ये भी आपका आ जाएगा आपका अप्रत्यक्ष में। विक्रय कर ये भी आपका अप्रत्यक्ष में आ जाएगा। प्रत्यक्ष की बात करें, जैसे प्रत्यक्ष में मान लीजिए संपत्ति, आपके पास संपत्ति है, तो संपत्ति का जो टैक्स आप लोग देते हैं डायरेक्ट सरकार को देते हैं। संपत्ति हो गया आयकर। आपके पास जो धन है आयकर, धन कर। मान लीजिए आपके पास जो पैसा है उसका टैक्स आप क्या करते हैं, किसी और को देते हैं या फिर डायरेक्ट सरकार को देते हैं। तो आप कहेंगे डायरेक्ट हम सरकार को देते हैं। तो धन कर, आयकर, संपत्ति कर, ठीक है, उपहार कर, ये आप लोग डायरेक्ट सरकार को देते हैं। तो ये प्रत्यक्ष कर में आता है। तो यहाँ पर देखिए धन कर दिया हुआ है, ये प्रत्यक्ष कर में आएगा। जबकि विक्रय कर हो गया, उत्पाद कर, मनोरंजन कर, ये आपका अप्रत्यक्ष कर में आता है। जीएसटी जो है ये भी आपका अप्रत्यक्ष कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। देश की आर्थिक प्रगति यानी राष्ट्रीय आय का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यानी देश की जो जनता है अगर उसमें प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होती है तो देश की आर्थिक प्रगति होती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से अच्छे से देख के आप आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन 12। सीमा शुल्क किसका साधन है। क्या मौद्रिक नीति का है, विदेश व्यापार नीति का है, औद्योगिक नीति का है, या फिर राजकोषीय नीति का है। तो सीमा शुल्क कहाँ पर लगता है, बॉर्डर पर लगता है, एक देश से दूसरा देश है वहाँ पर सीमा शुल्क लगता है। तो ये आपका विदेश व्यापार नीति में आता है। मौद्रिक नीति की बात करें, इसको आरबीआई जारी करता है। कौन जारी करता है, तो मौद्रिक नीति को आरबीआई जारी करता है। जबकि राजकोषीय नीति को वित्त आयोग जारी करता है। कौन करता है, वित्त आयोग। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं आप लोग साथ में लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13।
अत्यधिक महामंदी किस काल में आई थी? तो याद रखिएगा 1929 से स्टार्ट हुआ था और 5 वर्षों तक चला था, यानी 1929 से 34 तक इस काल में महामंदी थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 1929 में स्टार्ट हुआ था महामंदी, 5 वर्षों तक ये रहा था। क्वेश्चन 14, भारत में यहाँ पे प्रत्यक्ष होना चाहिए, सही कर लीजिए, ठीक है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? अच्छा देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों आपको समझाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उदाहरण वाला देश अगर पूछे तो स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। यहाँ पर क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि भारत क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता क्या है? तो देखिए, सरकार तो हम चुनेंगे, हमारे भारत में क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें हम भारत में क्या करते हैं, सरकार तो हम चुनते हैं, लेकिन सरकार जो नियम कानून बनाएगा उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप मान लीजिए ग्राम सभा की हम बात कर लें, ग्राम सभा में क्या होता है? आप कहेंगे मुखिया होता है। अब बताइए, मुखिया जो भी फैसला लेता है क्या अपने आप लेता है, या फिर गांव में जो भी व्यक्ति है, यानी ग्राम सभा में जो भी व्यक्ति है वो उसके लिए एक बैठक बुलाता है और सभी से पूछता है कि हाँ ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सलाह से होता है, तो इसका ये आपका उदाहरण है प्रत्यक्ष का। यहाँ पे जो भी कानून बनता है सभी से पूछ के, तो ये आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आ जाएगा। जबकि पूरा भारत की बात करें तो उसमें अगर सरकार कोई नियम कानून लाता है, क्या वो पूछ के लाता है? नहीं, ठीक है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ग्राम सभा की बात करें तो ये आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आ जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं समझा तो फिर से बता देते हैं। भारत में तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लेकिन भारत में एक ऐसा भी जगह है जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम लोग देख सकते हैं, तो ये आपका एक ग्राम सभा है। तो महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, विंस्टन चर्चिल ने। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? चलिए 16 के लिए बताइए आंसर। तो मौलिक अधिकार के बारे में हमने आपको कई बार बताया है, अमेरिका के संविधान से, और टोटल 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो देखिए, अगर राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल कोई विधेयक लाता है और अगर राज्य विधानमंडल का उसमें अनुमोदन मिल जाता है तो वो 6 महीने के लिए लागू रहेगा। लेकिन मान लीजिए राज्यपाल कोई विधेयक लाता है और राज्य विधानमंडल उसमें अनुमोदन नहीं देता है, तो याद रखिएगा वो 6 सप्ताह के लिए लागू रहता है। 6 सप्ताह। अब बताइए आंसर 6 माह होगा या फिर 6 सप्ताह? क्या बोला गया है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना, यानी कि राज्यपाल जो विधेयक ला रहा है, अध्यादेश ला रहा है, उसमें राज्य विधानमंडल का अनुमोदन नहीं है, तो ये 6 सप्ताह तक रहेगा। और अगर अनुमोदन हो जाए तो 6 माह। उसी प्रकार संसद में भी होता है, अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है और संसद अनुमोदन कर देता है तो वो 6 माह के लिए होगा, और संसद अगर अनुमोदन नहीं करता है तो वो 6 सप्ताह के लिए वो अध्यादेश रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा 6 सप्ताह। आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 18, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा है? बौद्ध धर्म है, ठीक है। कौन सा है? बौद्ध धर्म। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इसको सही कर लीजिए, अंग नहीं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। त्रिपिटक क्या है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन 20, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? अच्छा, ये 19वीं, 20वीं, 21वीं ये क्या है? तो आइए इसको समझते हैं। 19वीं शताब्दी की बात करें तो 1800 से प्लस 19वीं शताब्दी में आएगा। 20वीं शताब्दी की बात करें तो 1900 से प्लस ये 20वीं शताब्दी में आएगा। 21वीं शताब्दी की बात करें तो 2000 से प्लस ये आपका 21वीं शताब्दी में आएगा।
तो बोला गया 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में रहा। तो 1800 के दशक में आप सभी जानते हैं पूरे विश्व में अंग्रेज का शासन था। ठीक है, करीब करीब सभी जगह अंग्रेजों का शासन था, यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, यूके जिसको इंग्लैंड कहा जाता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ पर है, लंदन। संगम काल में रोमन व्यापारियों का केंद्र कहाँ पर था। इसका आंसर याद रखिएगा, कहाँ पर था। सही जवाब है मुसिरी में। कहाँ पर, मुसिरी में। क्वेश्चन 22, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए नीचे साइड का भारत का मैप है और यहाँ पर आपका है श्रीलंका, मान लीजिए। तो बोला गया है कि कन्याकुमारी से कोलंबो, तो कन्याकुमारी आपका यहाँ पर है, कोलंबो यहाँ पर पड़ता है। तो आपको क्या पार करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। देखिए इधर आपका क्या है, इधर आपका है पाक की खाड़ी और इधर आपका क्या है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। तो बताइए अगर यहाँ पे आपका कन्याकुमारी है और यहाँ से यहाँ जाना है तो किसको पार करना पड़ेगा। ये आपका मन्नार की खाड़ी है और ऊपर है आपका पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी थोड़ी जाएंगे हम लोग, यहाँ पे कन्याकुमारी है और इसी के पास है आपका मन्नार की खाड़ी। तो कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए हम मन्नार की खाड़ी को पार करेंगे, ना कि पाक की खाड़ी को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मन्नार की खाड़ी। अब यहाँ से और क्वेश्चन बनता है, ये भारत है और ये श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका को कौन यहाँ पे पूछता है कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है। तो पाक जलडमरू मध्य, यहीं पर है आपका पाक जलडमरू मध्य। तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पाक जलडमरू मध्य जो है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को अलग जोड़ता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, पाक जलडमरू मध्य जो है पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, इसको जोड़ता है और भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। तट रेखा का मतलब होता है, जैसे भारत का नीचे साइड का मैप है तो ऐसे कितने राज्य हैं जो कि समुद्र से लगा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं, इधर से आपका गुजरात से स्टार्ट करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर 5 राज्य हैं। और इधर आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इधर से 4 और इधर से 5, टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे में हैं। तो 9 में से सबसे लंबा किसका है, तो सबसे लंबा गुजरात का है। ठीक है, और गुजरात के बाद कौन आएगा, तो आंध्र प्रदेश। यानी सबसे लंबा गुजरात का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का और सबसे कम पूछे तो गोवा का। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। इसका आंसर है गंगा नदी को। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये सभी लिखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा। आंसर है राज्यों का संघ। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। आंसर है वृक्ष लगाने को बोला जाता है वनीकरण। सिंपल क्वेश्चन है। मिलिंद पन्हो क्या है। तो मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध काव्य पाठ है। ठीक है, चलिए, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया था। तो ये पाया गया था छत्तीसगढ़ में। अच्छा, अगर आपसे पूछे जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर है, इसको लिख लीजिए मध्य प्रदेश में। ठीक है, जीवाश्म नेशनल पार्क पूछे कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। चलिए, उपराष्ट्रपति बताइए होता है, ध्यान से समझिएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति जो होता है ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, यानी कि संसद का ये सदस्य नहीं होता है, फिर भी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है, ठीक
ठीक है, जो ना तो संसद का सदस्य, जो ना राज्यसभा का सदस्य है ना लोकसभा का सदस्य है, फिर भी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये उपराष्ट्रपति है। तो बताइए, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होगा? गलत है। राज्यसभा का सदस्य होगा? गलत है। किसी भी सदन का सदस्य होगा? ये भी गलत है। सांसद यानी संसद सदस्य नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, साइमन कमीशन इसका आंसर होगा, पहले याद रखिएगा। अब साइमन कमीशन की बात करें, इसका गठन होता है 1927 में, ये भारत आता है 1928 में, और इसने भारत आकर अपना रिपोर्ट दिया था 1930 में, और इसी रिपोर्ट पर एक कानून बना था 1935 में, और यही कानून आपका आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, जो कि साइमन कमीशन पर आधारित था। 1927 में आता है, बना था, गठन हुआ था, भारत 1928 में आया था, 1930 में इसने रिपोर्ट तैयार किया और इसी रिपोर्ट पर एक कानून बना जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? ये आपका हो चुका है मैगलेन। भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटा। इस सबको डायरेक्ट याद रखिएगा। किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है? तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। ये कहा था मार्शल ने, जॉन मार्शल ने। और आपको याद होगा इसी जॉन मार्शल के देखरेख में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होती है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई और 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई, इसी के देखरेख में, ठीक है। और हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खोज किया था राखलदास बनर्जी। और खुदाई हुआ था इसी जॉन मार्शल के देखरेख में। सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ? सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? देखिए, पहले जो मतदान करने का क्राइटेरिया था वो केवल पढ़े लिखे लोग, ठीक है, और अच्छे लोग इसको मतदान करते थे, लेकिन अभी जो है जो अनपढ़ है वो भी मतदान कर सकता है। तो ये आपका प्रयोग हुआ था पहली बार सार्वभौमिक रूप से 1951 में। उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग करता है? तो उच्च तापमान से बचने के लिए अंतरिक्ष यान में टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। किसका? टाइटेनियम का। बी ऑप्शन आपका सही है। लोहा का होगा नहीं, क्योंकि लोहा आप सभी जानते हैं बहुत गर्म होता है। निकेल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ टाइटेनियम। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग बस कमेंट करके बता दीजिए कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा और 35 में आपने आज कितना क्वेश्चन सही किया। और जिनको कोर्स चाहिए नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और अभी से तैयारी में आप लोग लग जाइए।